अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे ना किसी ने सी सेक्शन के बारे में पूछा है कि सी सेक्शन के बाद हम रिकवरी कैसे करें, और दूसरा ये कि मेरा माइक गुम हो गया है, तो मैं इस तरह से शूट कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आप तक लाउडली बोलने की कोशिश करूँगी कि वीडियो में मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। अच्छा, सी सेक्शन के बाद जो अक्सर मुझे तो खैर बताया ही नहीं गया, ना डॉक्टर ने मुझे गाइड किया कि आपका जब सी सेक्शन होगा उससे पहले और उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी होंगी, आपको किस तरह से, कुछ नहीं बताया था मुझे जब मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था। और रूल तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि डॉक्टर्स को एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि पेशेंट को आगे क्या करना है। मेरा सी सेक्शन हो गया और मुझे पता ही नहीं है कि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा। और दूसरा ये कि नर्स को एटलीस्ट, जो वहाँ का स्टाफ है उनको एटलीस्ट, बच्चों ज़रा शोर कम मचाओ, उनको थोड़ा सा हेल्प तो करना चाहिए। मेरी बेटी जब हुई थी सी सेक्शन से, उसके बाद उसने फर्स्ट डे फीड ही नहीं किया मेरा, क्योंकि एक तो डॉक्टर ने फ़ौरन ही उसको डब्बे का दूध लिख कर दे दिया, और दूसरा ये कि शायद मैं समझ रही थी कि मैं तो अब फीड करा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रही। और डॉक्टर ने आके मुझे बाद में देखा ही नहीं। डॉक्टर आई है अगले दिन, जब वो यूरिन बैग रिमूव करना था ना, उस वक्त वो चेक करना है। सी सेक्शन के बाद उसने मुझे देखा ही नहीं आके। मेरा सी सेक्शन हो गया, मैं फ़ौरन ही ऑपरेशन थिएटर से फ़ौरन ही रूम में शिफ्ट हो गई। वहाँ पे सब मिलना जुलना शुरू हो गया। बच्ची ने आँख खोली, बच्ची को एक छोटे से वो ड्रॉप्स दे दिए थे कि आप इसको पिलाते रहें। वो पिलाते रहे और कोई फीड नहीं, कुछ नहीं। जब उसने थोड़ा रोना स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड जो है वो रिसेप्शन पे गए। उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़ाइल दिखाएं, उसके अंदर डॉक्टर ने ना ये मिल्क लिखा हुआ होगा पहले से ही। जो हमने देखा तो डॉक्टर ने वो मिल्क पहले से ही रिकमेंड किया हुआ था कि बेबी होने के बाद आप यही मिल्क इसको दें। तो वो जो शुरू का पहला घंटा होता है बच्चे के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीडिंग के हवाले से, वो मेरी बच्ची उससे महरूम रही। और पूरा पहला दिन तो विदाउट माई फीड, वो डब्बे का दूध उसको दुनिया में आते ही उसने बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर दी। तो जो देखने वाली हैं, जिनका सी सेक्शन होने वाला है और जिनका सी सेक्शन हो गया है, काइंडली आप अपना फीड उसको करवाएं, बच्चे को डब्बे का दूध बिल्कुल ना लगाएं। डॉक्टर तो यही कहेंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप फीड डब्बे का दूध लगवा लें, लेकिन आप किसी की हेल्प लें, नर्स को बोलें। ये एक तरह से हमारा हक है, आप हमें सर्विस दें और हमें, या तो आप पहले से ही बात कर लें कि भाई आपको हमारी हेल्प करनी होगी। मैंने देखा है कुछ नर्सेज हेल्प करती हैं, कुछ रिलेटिव्स हेल्प करते हैं, लेकिन मेरे केस में ये दोनों सिचुएशन नहीं थी और मैंने दूध नहीं पिलाया था। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो 3 दिन गुजरते हैं वो तो खैर मुझे पता ही नहीं थे कि किस तरह से गुजारने हैं, क्या करना है। बस जो डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी, जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जो जिसने जिस तरह से बोल दिया अब उठ जाएँ, अब आप वॉशरूम के लिए जाएँ, अब आप जो है आपका यूरिन बैग निकाला जाएगा, अब आपका पैड चेंज किया जाएगा। तो ये सब जो है जो नर्सेस कहती रहीं उसी के हिसाब से मैं करती रही। घर पे आके भी मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, ना डॉक्टर ने मुझे गाइड करके भेजा कि तुम्हें ये एहतियातें करनी होंगी। मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता था और डिलीवरी के बाद भी मैं उस वक्त भी कह रही थी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी मुझे दवाई वगैरह नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। मुझे एटलीस्ट ये तो पता था कि पूरी प्रेगनेंसी मुझे कॉन्स्टिपेशन रहा है और मुझे ये होती है शिकायत। उन्होंने उसकी कोई दवा नहीं दी। मैं घर पर जब आई तो मेरे शुरू के 2 दिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरे। मुझे फ़र्स्ट स्टूल मैं पास नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी। वो तकलीफ़ मैं नहीं भूल सकती कभी भी। डॉक्टर ने मुझे कोई ड्रॉप्स, कोई दवा वगैरह नहीं दी। खैर फिर सब ने मशवरा किया कि पपीता खा लेते हैं, फिर हस्बैंड पपीता लेकर आए। लेकिन जो फ़र्स्ट स्टूल मैंने पास किया था आफ्टर डिस्चार्ज, जब मैं घर पे आई थी, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था। तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है ना, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर लिखवाइएगा इससे रिलेटेड दवाई या जो भी है, मतलब इस बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा अपनी डॉक्टर से। इसके अलावा मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, डॉक्टर ने मुझे गाइड भी नहीं किया था कि आप फ्लैश कब से यूज़ करेंगी, आप कमोड कब तक यूज़ करेंगी, कुछ नहीं बताया था। तो मैंने खुद ही से अपने आप से ये सोच लिया था कि मैं तो अब 2-3 महीने तक तो मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती उकड़ू, और मैं नहीं बैठी थी। मैं बस बेड पे बैठती थी, चेयर पे बैठती थी, और एक स्टूल हमने बनवा लिया था। कमोड नहीं था मेरे वॉशरूम में, तो हमने टेम्परेरी स्टूल बनवा लिया था, वो मैं यूज़ करती थी इन वॉशरूम। और 2-3 दिन के बाद मुझे इतना ज़्यादा, जो फर्स्ट जब फीड आना शुरू होता है प्रॉपर,
तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, उसकी वजह से मुझे बुखार चढ़ गया था, मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। कुछ भी मुझे गाइडेंस नहीं थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। फ़र्स्ट टाइम मैं मदर बनी थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ना कोई सही से गाइड कर रहा था। सच बोलूँ तो कोई मुझे सही से गाइड नहीं कर रहा था, बल्कि मैं जो कुछ मुझे तकलीफ़ें हो रही, कुछ भी मुझे नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मैं मोबाइल पे लेटी हुई लिटरली गूगल करती थी कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है। मैंने अपना पूरा 1.25 महीना गूगल कर के गुजारा है। गूगल से मैंने मशवरा लिया है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अच्छा, 3 दिन 4 दिन के बाद मेरी बॉडी में इस कदर पेन स्टार्ट हो गया। वो एक तो जब हम हॉस्पिटल में थे, जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया आफ्टर सी सेक्शन, तो मेरे बिल्कुल सर पे पंखा चल रहा था, फुल पंखा चल रहा था। और मेरी बॉडी ना थोड़ा सा ठंड से थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ मैं। एक तो मुझे सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और गर्मी में भी मैं बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहा सकती, हल्का सा उसमें मिक्स होना चाहिए पानी। मतलब मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो जो 3 दिन तक मुसलसल हवा मेरे पड़ती रही, 2 दिन तक, तीसरे दिन मेरी सिस्टर ने बंद किया कि ये 2 दिन से तुम पंखे में लेटी हुई हो, ये सही नहीं है, बॉडी बहुत कमज़ोर होती है। तुम्हें डॉक्टर ने, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पंखा बंद किया, किसी ने नहीं बोला कि ये पंखा ठीक नहीं होता है। तो उस वक्त अप्रैल का महीना था, अप्रैल में मेरी बेटी हुई और गर्मी थी, ठीक ठाक गर्मी थी, लेकिन उन्होंने पंखा बंद करवाया तीसरे दिन। लेकिन वो जो 2 दिन में जो फुल मेरे अंदर हवा बैठ चुकी थी, मेरे जोड़ पूरे दुख रहे थे, मैं टैप नहीं घुमा पा रही थी, मैं बच्चे को नहीं उठा पा रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मेरा एक जोड़ उंगली का इतना ज़्यादा दुख रहा था कि बस दिल चाह रहा था कि कोई हाथों की मालिश कर दे, कोई फुल बॉडी मालिश कर दे। फिर खैर कोई मालिश वाली का पहले से इंतज़ाम नहीं था, तो जिनका सी सेक्शन होने वाला है या जिनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाली है, जिनका बेबी होने वाला है, तो पहले से ही ना मालिश वाली का इंतज़ाम करके रख लें कि कोई अपने इलाके में या कोई ऐसी मालिश वाली हो जो कि प्रॉपर फुल बॉडी मालिश करे। मेरे फर्स्ट बेबी में मेरी मालिश नहीं हो पाई थी, मेरी हस्बैंड ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। मेरी फिंगर्स में दर्द हो रहा, मैं खुद ही ऑयल लगा लेती थी। इस तरह से मैंने वो फर्स्ट अपना जो पोस्टमार्टम पीरियड है वो गुजारा है। बट सेकंड बेबी के बाद से 4th बेबी तक अब तक मैंने हमेशा से मालिश वाली को पहले से ही बुला लेती थी कि भाई आपको आज के दिन से आना है। बल्कि मैंने अरहम और हरीम की डिलीवरी से पहले से ही मालिश वाली को बुला लिया था, और पहले से ही मेरे टांगों में दर्द होता था प्रेगनेंसी में, तो लास्ट के जो मंथ थे मैं उसमें मालिश करवाती थी। और 1 महीने 1.25 महीने तक जितना जेब इजाज़त दे मालिश करवा लें आप, तो उससे क्या होता है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और रिकवरी में बहुत आसानी होती है, आपको एक अलग सी एनर्जी मिलती है। मालिश का जो सुकून, उसको तो कोई भी नहीं झुटला सकता। इसके अलावा खाने पीने के मामले में भी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ना किसी ने गाइड किया कि ये खाना है, वो खाना है। मतलब शायद मेरा जो है पूरे शायद फर्स्ट सी सेक्शन था कि सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि ये तो सी सेक्शन है, हमें तो पता ही नहीं है कि सी सेक्शन में होता क्या है, उसमें क्या क्या एहतियातें करनी होती हैं। मतलब पता ही नहीं है तो आप बंदे को मरता छोड़ दें या बंदे को तकलीफ़ में छोड़ दें, उसका कोई सलूशन ना निकालें। मैं बिल्कुल हेल्पलेस थी, बहुत ज़्यादा मैंने बहुत तकलीफ़ में वो वक्त गुजारा है। थोड़ा बहुत जो रिलेटिव हेल्प कर देते हैं सफाई करने में, या थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के डेज़ में कुकिंग करने में, बच्चे को संभालने में, बच्चे को नहलाने में। लिटरली मैं जब घर आई हूँ, मैंने दूसरे दिन से बच्चे को अपने खुद नहलाया। किचन के सिंक में खड़े होकर मैंने अपने बच्चे को खुद नहलाया है, कोई नहलाने वाला नहीं था। और मेरी हाथों की उंगलियां नहीं मुड़ रही होती थी और मैं बेबी को नहला रही होती थी। उस वक्त मुझे ये तक किसी ने गाइड नहीं किया कि बच्चे को पैम्पर पहनाना होता है। बस मेरे रिलेटिव ने कहा कि हम जो हैं शुरू से भाई हम तो बच्चे को कपड़ा बांधते हैं और नीचे कपड़ा रखते हैं, और इसी तरह से होता आया है। पैम्पर उस वक्त नए नए मार्केट में आए थे, इतना ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ था, या हुआ होगा मुझे नहीं पता था। तो बच्चे के जो नैपकिन पहनाते हैं ना, वो तक मैंने खुद सिले थे कि मतलब इतनी भी अकल नहीं थी, या किसी ने ये भी गाइड नहीं किया था कि ये बाज़ार से मिलते हैं, या मुझे भी इतनी अकल नहीं थी। तो वो मैंने खुद सिले थे सारे, और वो बच्चे को मैं पहनाती थी। और कितनी जल्दी एक घंटे बाद बच्चा फीड करता है, और एक घंटे बाद ही वो बच्चा गीला करता है कपड़ा। तो मैं लिटरली वो कपड़े उतार के वो टब में डालती थी, और शाम तक वो टब फुल भर जाता था। अगले दिन जब मैं धोती थी दोपहर में, तो वो फुल पहाड़ कपड़ों का होता था, वो मैं अपने हाथों से धोती थी। हाथों में मेरे जान नहीं थी तो मैं पैरों से धोती थी। कहने को तो सब यही बोलते हैं कि भाई हम ख्याल रख रहे हैं, या लेकिन ये सब बातें
सिर्फ माँ ही जान सकती है या सिर्फ बाप ही देख सकता है कि कितनी मुश्किलात होती हैं जो बंदा अकेला होता है। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे मासी की ज़रूरत भी पड़ेगी, मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या क्या परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ेंगी आफ्टर डिलीवरी। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने पूरा 1.25 महीना बच्चे के वो पिशी पॉटी के कपड़े धो के मैंने वो गुजारे हैं। फिर पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाली। मैंने अपने हबी से कहा कि मैं थक चुकी हूँ, मैं मज़ीद कपड़े नहीं धो सकती। और जो घर के कपड़े होते थे वो भी धोने होते थे, वो हबी ने धोए। अल्हम्दुलिल्लाह हबी हेल्प कर देते थे। और 1.25 महीना मैं नहाई हूँ, अगले दिन से मैंने घर के कपड़े धोना शुरू कर दिए। तो अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन ले लिए, वो भी 4 बच्चों के बाद। इससे पहले मैं हमेशा से खुद ही धोती आ रही हूँ, प्रेगनेंसी में भी और उसके बाद भी। बस अकल नहीं थी और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं आता था। तो अब तो खैर सब कुछ एडवांस हो गया है, लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई हैं। वो जानती हैं कि आगे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी, मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं वाकई में बहुत बेवकूफ़ थी। मैं आगे का सोचती ही नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। बस प्रेजेंट मोमेंट में मैं खुश रहती थी कि बस अभी जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या खुशियाँ हैं, बस उसी को मैं एक्सेप्ट करती थी, उन्हीं में मैं जीती थी। आगे का सोचती ही नहीं थी कि आगे मुझे क्या मुश्किल आएंगी, आगे क्या होगा। जब सर पे पड़ती थी तो फिर सोचती थी कि क्या करना है आगे। हस्बैंड से पूछती थी क्या करूं अब मैं, गूगल करती थी। खैर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की हैं, प्लीज़ आप लोग उन गलतियों से सीखें और जो कुछ मैंने फ़ेस किया है वो आप पहले से ही प्रोएक्टिव हो जाएं और उसके बारे में पहले से प्लानिंग कर लें। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, ऊपर सब आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, वो भी 2-3 दिन, मुश्किल से 1 हफ़्ता। बाद में आपको, अगर आप सेपरेट रहती हैं, अकेली रहती हैं, आपको खुद ही करना होगा। खाना पकाना, बच्चे को देखना, नहलाना, ख़ुद की हाइजीन का ख्याल, हर चीज़ खुद करना होगा। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें मैं आपकी सेहत के मुतालिक, आपकी डाइट से रिलेटेड और आपके स्टिचेस का ख्याल आप अपने किस तरह रखें, अपने आप को जल्दी रिकवर किस तरह करें, वो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाऊंगी। अभी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।